बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे जो कि ज़रूरी थे। उनमें से एक था फ्री कंसेंट। अब अगर जब तक फ्री कंसेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब फ्री कंसेंट क्या है? सबसे पहले तो कंसेंट क्या है? व्हेन टू आर मोर पर्सन्स एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस इज कॉल्ड कंसेंट। अब कंसेंट यानी कि दो या दो से ज़्यादा बंदे एक ही चीज़ पे एक ही सेंस में अगर एग्री हो जाएं तो उसको कंसेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको टोयोटा कार दूंगा, आप भी समझ रहे हो कि मैं ये ही टोयोटा खरीदूंगा, तो तो ये है कंसेंट। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको टोयोटा दूंगा और आपके जहन में सिविक है तो ये कंसेंट नहीं होगा। Consent is essential ingredient of contract, so make contract valid. Consent must be free consent. अब consent जो है essential part है contract का। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसमें जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट कैसे बनता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट काज्ड बाय। कंसेंट को तब हम फ्री कहेंगे जब वो नीचे दिए गए टर्म्स से काज ना हो, यानी कि जो कोर्शन है, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, अगर इनमें से कोई भी चीज़ कंसेंट में आ जाती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब कोएर्शन क्या है? सेक्शन 15 कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 15 कहता है, कोएर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पेनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग or threatening to detain anyone's property with intention causing the person to enter in the agreement. कोएर्शन यानी अगर कोई भी बंदा कोई ऐसा काम करता है या ऐसा काम करने की धमकी देता है जो कि पाकिस्तान पेनल कोड में वो फॉरबिडन है, यानी कि उसके लिए मना किया गया है, या वो अनलॉफुल डिटेनिंग करता है, किसी भी की भी प्रॉपर्टी को उससे छीनने की कोशिश करता है या उससे छीनने की धमकी देता है, किस लिए? इस मकसद से कि वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए, तो वो कहलाएगा कोएर्शन। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी बंदे को कह रहा है कि अगर तुम मुझे ये कार नहीं दोगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, तो उसने उसको थ्रेटन किया, यानी कि थ्रेटनिंग करना या मारने की धमकी देना पाकिस्तान पेनल कोड में जो है मना किया गया है। तो इसने यानी कि उसको धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कोशिश की, तो ये होगा कोएर्शन। अब अगर किसी भी बंदे को कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए उसको धमकी देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी जाता है, तो वो बंदा जिसको धमकी दी गई है वो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को से भाग सकता है। ठीक है, तो उस पर कोई भी केस वो बंदा नहीं कर सकता जिसने उस पर धमकी दी है। इट इज़ इमटेरियल वेदर पाकिस्तान पेनल कोड इज और इज नॉट इन द फोर्स वेयर क्वेश्चन इज एम्प्लॉय। अब इसमें कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वहाँ इस्तेमाल किया गया जहाँ पर पाकिस्तान पेनल कोड फोर्स में था या ना था। इसमें एक मिसाल दिया गया है कि एक बंदा इंग्लिश शिप में सफ़र कर रहा था, जो कि इंग्लिश शिप उस वक्त इंग्लैंड के एरिया में थी। ठीक है, उस वक्त एक बंदा उस बोट पे उस बंदे को धमकी देके एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है। अब जब उसने उसको धमकी दी तब वो शिप जो है इंग्लैंड के एरिया में थी। अब इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक किसी को भी धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना कोई भी जो है जुर्म नहीं है। लेकिन जब वो बंदा कराची की पोर्ट पे पहुंचा और वहां पर उतरा तो उस बंदे ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो है इनकार कर दिया जिसको उसने धमकी दी। तो उस बंदे ने आके कराची में उस पर केस कर दिया कि ये बंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा जबकि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो कोर्ट कहेगी कि आपने तो इसको धमकी दी थी, धमकी दे के आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। वो कहेगा कि लॉ ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना कोई भी जुर्म नहीं। तो कोर्ट कहेगी कि इट इज इमटेरियल वेदर पाकिस्तान पेनल कोड इज और इज नॉट इन द फोर्स। तो जज कहेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहां पर आपने इसको धमकी दी वहां पर पाकिस्तान पेनल कोड जो है फोर्स में था या नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उस पर क्वेश्चन एम्प्लॉय किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा और अगला बंदा जो है जिसको आपने धमकी दी है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। अब अगर कोई भी बंदा क्वेश्चन करता है तो उसके इफेक्ट्स कौन से होते हैं? पहला इफेक्ट है क्वेश्चन मेक्स द एग्रीमेंट वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी क्वेश्चन, यानी कि जिस बंदे को धमकी दी गई है वो बंदा किसी भी वक्त जो है एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। वर्डेबल यानी कि वन पार्टी उसको जो है कैंसिल कर सकती है। और दूसरा, मनी रिसीव्ड आर गुड्स डिलीवर्ड मस्ट बी रीपेड आर रिटर्न, जो भी पैसा
उस कॉन्ट्रैक्ट के वक्त दिया गया है और सामान उसके बदले लिया गया है तो वो वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि पैसे उसको वापस कर दिए जाएंगे और उससे सामान वापस ले लिया जाएगा। और कोर्स्ड पर्सन कैन रिसाइन दी कॉन्ट्रैक्ट, और जिस बंदे को धमकी दी गई थी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इसके इफेक्ट्स ये हैं। अब दूसरा है एंटी इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है when the relation between the parties are such that one party is at dominant or higher position and other party is at weaker position, and the dominant party exercises his position to play with the will of weaker party and uses the position to obtain unfair advantage, it is said to have applied undue influence। यानी अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि दो पार्टीज के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन हो कि एक पार्टी हायर पोजीशन पे हो और दूसरी जो है वीकर पोजीशन पे हो। ठीक है, जो हायर पोजीशन पे पार्टी है वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके वीकर पोजीशन वाली पार्टी से अनफेयर जो है डिमांड करे तो कहा जाएगा कि इसने अंडर इन्फ्लुएंस किया है उस पर्सन पे। अब मिसाल के तौर पर एक वकील है, ठीक है, उसने क्लाइंट की जो है जमानत करवाई, क्लाइंट ने उसका शुक्रिया अदा किया। अब वकील जो है हायर पोजीशन पे है, उसने उसको कहा कि मुझे जो है 50 लाख दे दो वरना मैं तुम्हें फिर से अंदर करवा दूंगा। यानी यहाँ पर जो वकील है वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है, डोमिनेंट पोजीशन पे वकील है और उस वीकर पोजीशन पे अंडर इन्फ्लुएंस कर रहा है। या अगर कोई भी आपका बॉस है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि ये कार मुझे दे दो, आपको कोई धमकी वगैरह नहीं दे रहा लेकिन वो हायर पोजीशन पे है और आप इस वजह से डर रहे हो कि अगर मैंने इसको ये कार नहीं भेजी तो ये मुझे जो है नौकरी से निकाल भी सकता है, तो इसका मतलब उसने आप पे अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई किया। अब इसके इफेक्ट्स कौन से हैं? अंडर इन्फ्लुएंस मेक्स द एग्रीमेंट वॉइडेबल, यानी कि अगर किसी के साथ भी अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है तो वो उस एग्रीमेंट को किसी भी वक्त वॉइड कर सकता है। यानी अगर आपके बॉस ने आपसे कार मांगी है और आप उससे कार दे रहे हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लेकिन आपका यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को जो है कैंसिल कर सकते हो। मनी रिसीव्ड आर गुड्स डिलीवर्ड मस्ट बी रिपेड आर रिटर्न, यानी कि जो पैसा उसने आपको दिया बॉस ने वो आप उसे वापस दे सकते हो और उसने जो आपसे गाड़ी ली है वो आपको वापस दे देगा। और पार्टी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो अगर आप पे जो है अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है। इसी तरह जैसे मैंने वकील का मिसाल दिया, तो उनके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जो वीकर पोजीशन पे था वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता है और उसमें जो उसने उसको पैसे दिए तो वो उससे पैसे वापस भी ले सकता है। ठीक है, अब तीसरा है फ्रॉड। फ्रॉड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अदर पार्टी एंड टू मेक देम एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड यानी कि अगर कोई भी बंदा नीचे गए किसी भी काम को करता है, खुद करता है या किसी एजेंट से करवाता है इस इरादे के साथ कि उसको वो डिसीव कर सके या उस बंदे को उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सके। अब वो कौन से काम हैं? पहला काम है सजेशन विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को ऐसी सजेशन देता है जो कि ट्रू नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसी को कहता है कि ये कार खरीद लो आपको फ़ायदा होगा, यानी कि वो सजेशन उसको दे रहा है लेकिन वो ट्रू नहीं है। या कंसलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि वो जो उसके कार के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसको वो छुपाता है। या प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, यानी या वो बंदा कोई ऐसा प्रोमिस करता है जो कोई उसका इरादा ही नहीं है कि आगे चल के वो उसको परफॉर्म करेगा। या एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई और काम करता है जो कि जिससे वो उसको धोखा दे रहा है। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि फ्रॉड है लॉ के मुताबिक, तो कहा जाएगा कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है। विल साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, यानी अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट के वक्त खामोश रहता है तो क्या वो भी फ्रॉड होगा? अब इसमें दो कंडीशंस हैं। इफ़ इट्स नॉट योर ड्यूटी टू स्पीक इट विल नॉट बी फ्रॉड, यानी जब आपकी कोई ड्यूटी नहीं हो बात करने की तो ये फ्रॉड नहीं होगा। बट इफ़ देयर इज़ योर ड्यूटी टू स्पीक अप एंड इन्फॉर्म अदर पार्टी अबाउट द मटेरियल फैक्ट बट यू रिमेन साइलेंट देन दिस साइलेंस विल बी फ्रॉड। लेकिन अगर जहाँ पर आपकी ड्यूटी है कि आप उस पार्टी को मटेरियल फैक्ट के बारे में जो है इन्फॉर्म करो, जो आप कार भेज रहे हो उसके जो फॉल्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है जो भी उसकी फैक्ट्स हैं उसको आप बताओ, लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं बताते, खामोश रहते हो, तो ये साइलेंस भी फ्रॉड होगी। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा अपनी कार भेज रहा है, आप रास्ते से जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप उसको फैक्ट्स बताओ। लेकिन अगर आप किसी शोरूम पे कोई कार सेल कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी है कि जिसको आप कार सेल कर रहे हो
तो उसको उस फैक्ट्स के बारे में बताओ। लेकिन अगर वहाँ पर आप साइलेंस रहते हो तो इसका मतलब आपने फ्रॉड किया, और अगर आपने फ्रॉड किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होगा तो वो पार्टी कभी भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और वो वर्डेबल है। और उसमें अगर कोई भी यानी जो इफ़ेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसमें अगर किसी भी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो पार्टी उसको जो है वॉइडेबल यानी कि कैंसिल कर सकती है, और वहाँ पर जो भी चीज़ें या पैसे दिए गए हैं वो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उस पार्टी को जो है डैमेज हुआ है तो वो आपके खिलाफ डैमेजेस के लिए भी सू कर सकती है। और पार्टी में इंसिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर अगर आपने उस बंदे को कहा था कि मैं आपको जो कार दे रहा हूँ वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी, लेकिन वो 20 किलोमीटर नहीं चल रही, तो वो बंदा आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इन्फोर्स कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने उसको वो कार नहीं दी है तो वो आपको कहेगा कि जैसे आपने मुझे कहा था वही कार मुझे दो, यानी कि 1 लीटर में जो 20 किलोमीटर चल रही है। तो इसके इफ़ेक्ट्स ये हैं। अब आता है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स पॉजिटिव असर्शन ऑफ व्हाट इज नॉट ट्रू इवन दो पर्सन माइट बिलीव इट इज टू बी ट्रू। इट इज अनट्रू स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव ए पर्सन और टू डू फ्रॉड विद हिम। अब जो मिसरिप्रेजेंटेशन है इसकी उर्दू में मीनिंग है गलत बयानी। ये भी एक किस्म की फ्रॉड की तरह ही है, लेकिन फ्रॉड में जो है बंदे का इंटेंशन होता है। कोई भी बंदा अगर किसी को भी कोई गलत बयानी करता है या कोई उसको गलत सजेशन देता है तो वो इस इंटेंशन के साथ देता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाए। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में उस बंदे का कोई इंटेंशन नहीं होता। अगर कोई भी बंदा आपको कह रहा है कि मेरी ये कार जो है 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल रही है, तो वो बंदा खुद भी उस पर बिलीव करता है, भले ही वो चीज़ यानी कि ट्रू ना हो, लेकिन वो भी बंदा इस चीज़ पे बिलीव करता है कि हाँ वाकई ये 20 किलोमीटर चलती है। या अगर कोई भी बंदा कोई भी अपनी मोबाइल सेल कर रहा है और वो कह रहा है कि इस मोबाइल में कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है, हालांकि उसमें फ़ॉल्ट हो, लेकिन जो बेच रहा है उसको भी उस फॉल्ट के बारे में नहीं पता, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। यानी कि जो उसने वो स्टेटमेंट कही है वो स्टेटमेंट अनट्रू है, लेकिन वो उसने इनोसेंटली कही है और उसका वहाँ इंटेंशन नहीं है आपको धोखा देने का या आपको फ्रॉड करने का। तो अगर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं? मिसरिप्रेजेंटेशन मेक द एग्रीमेंट वॉइडेबल, यानी कि वो वॉइडेबल होगा। एक पार्टी जो है यानी अगर आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। और अगर आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है तो आपको अगर कोई डैमेज हुआ है उससे तो आप डैमेजेस के लिए भी सू कर सकते हो और आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते हो। यानी कि अगर किसी ने गलत बयानी करके आपको कोई ऐसी कार दे दी है जो कि उसने जो बताया था वो कार नहीं है, तो आप उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन भी कर सकते हो और आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो मिसरिप्रेजेंटेशन में। मिसाल के तौर पर अगर उसने आपको कहा कि ये 20 किलोमीटर चल रही है या इसमें कोई भी टचअप नहीं है या कोई भी डेंट नहीं है, तो अगर उसमें कोई डेंट नहीं है और बाद में निकल आता है तो आप उससे कह सकते हो कि ये मुझे जो है बगैर डेंट वाली कार दो जैसे आपने मुझे कहा था। तो ये फैक्ट्स हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के। अब जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कब नहीं करती? अब इसमें भी दो कंडीशंस है। इफ पार्टी हुज कंसेंट वाज काज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन हैड ऑल द मींस टू डिस्कवर द ट्रुथ, इट विल नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन की, आपने उससे कहा कि ये जो कार है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप जहाँ पर जो है मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, लेकिन अगली पार्टी को सारे जो है जरिए हैं सच मालूम करने के। मिसाल के तौर पर उसको कहा कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जिस बंदे को आप कह रहे हो वो बंदा आपके भाई का दोस्त है या आपके जो है सर्वेंट का दोस्त है, वो उससे इस चीज़ के बारे में मालूम कर सकता है कि इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है, लेकिन उसने नहीं की, तो ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा मिसरिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी। और दूसरी कंडीशन है इफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय पर्सन दैट नॉट कॉज योर कंसेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कोई भी बंदा आपसे मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और उस मिसरिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी आपकी कंसेंट अफेक्ट नहीं होती है, तो ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर आप एक जो है एसी खरीदने गए, ठीक है, और उसने कहा कि ये असली कंपनी के है, ठीक है, रियल कंपनी की है, ओरिजिनल है, लेकिन आपको पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आपको एसी खरीदनी है, फिर भी आप खरीदते हो। यानी कि आपको पता है ये बंदा मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उसके बावजूद भी आप वो एसी खरीद रहे हो
तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा, यानी कि उस बंदे ने जो मिस रिप्रेजेंटेशन की, उस मिस रिप्रेजेंटेशन ने आपके कंसेंट को इफेक्ट नहीं किया, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी आपने वो एसी खरीदी, आपको पता था कि ये बंदा मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फिर भी आपने खरीदी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और आप बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। अब लास्ट है मिस्टेक। व्हेन बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक इज टू मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट इज वॉइड, यानी जब दोनों पार्टीज या दोनों में से एक पार्टी मिस्टेक में हो, मैटर ऑफ फैक्ट की बुनियाद पे, मैटर ऑफ लॉ की बुनियाद पे नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट पे, यानी मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है, मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको सैमसंग दूंगा, लेकिन आप सोच रहे हो ये मुझे वीवो देगा, तो यानी कि ये मैटर ऑफ फैक्ट पे आप जो है मिस्टेक में हो, यानी आप सोच रहे हो ये मुझे दूसरी चीज़ देगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं इसको दूसरी चीज़ दूंगा, तो ये भी मिस्टेक है। और अगर कोई भी बंदा मिस्टेक में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। मिस्टेक इज अनइंटेंशनल एक्ट, ओमिशन, एरर, इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, यानी कि ये अनइंटेंशनल एक्ट है या गलती है या इग्नोरेंस है या फॉरगेटफुलनेस है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक है होती है यूनिलेटरल और दूसरी होती है बायलेटरल। यूनिलेटरल में यानी अगर दोनों में से एक पार्टी अगर मिस्टेक के अंडर हो तो वो यूनिलेटरल है, अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक में हो तो वो बायलेटरल है। अब इसका एक हम मिसाल पढ़ते हैं। A agrees to sell B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Karachi. It turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of the facts. The agreement is void. अब ए ने बी को कहा कि मैं आपको एक कार्गो गुड्स का एक कार्गो जो है सेल करूंगा, वो इंग्लैंड से कराची आ रहा है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे, तब जो है उससे पहले ही वो जो कार्गो था वो डूब गया था, यानी कि उस मालिक को पता नहीं था कि ये मेरा कार्गो जो है डूब गया है समंदर में। तो ये एक किस्म की मिस्टेक थी या फॉरगेटफुलनेस थी या कोई नो अवेयरनेस, यानी कि उसके पास कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ये मेरी शिप डूब गई है, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, यानी कि कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। और इसमें अगर कोई भी किसी भी बंदे ने जो है मनी लिए हैं, पैसे लिए हैं, तो वो उसको वापस कर दे। अब दूसरा मिसाल है कि यानी ए ने बी को कहा कि मैं आपको घोड़ा दूंगा, कल आना आप, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उससे पहले ही वो घोड़ा मर चुका था। अब जो बंदा घोड़ा बेचने वाला था उसको पता नहीं था कि ये मेरा घोड़ा मर गया है, तो ये एक किस्म की मिस्टेक है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर उस बंदे से उसने पैसे लिए थे तो वो उसको पैसे भी वापस कर देगा। अब दोस्तों ये 5 जो है सेक्शंस थे, कोerशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर इन पांचों में से कोई भी एक चीज या एक से ज्यादा चीज किसी भी कंसेंट में होती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा, और अगर कंसेंट फ्री नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा। और उसके इफेक्ट्स मैंने आपको बताए कि जो वो एग्रीमेंट होगा वॉइडेबल होगा, कैंसिल हो सकता है, पैसे उसमें जो लिए हैं वो वापस हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो भी वीडियोस देखने हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।